नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है विजय माल्या के बैंक फ्रॉड के ऊपर। विजय माल्या का बैंक फ्रॉड जो 9,000 करोड़ का स्कैम करके इंडिया से यूके भाग गया था, उस स्कैम को आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विजय माल्या की फैमिली के बारे में जानेंगे। जैसे इनके पिताजी का नाम था विट्ठल माल्या। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और ये लिकर इंडस्ट्री में काम करते थे और यूनाइटेड ब्रेवरी के ये डायरेक्टर बने हुए थे। ललिता रमैया ये इनकी माताजी थी, विजय माल्या जी की माताजी थी। ठीक है, समीरा तैयब जी ये इनकी वाइफ थी विजय माल्या जी की, और सिद्धार्थ माल्या ये इनके बेटे थे। ठीक है, 1987 में इनका जन्म हुआ था और इसी साल समीरा तैयब जी का और विजय माल्या जी का डिवोर्स हो गया था। ठीक है, इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था रेखा, जिनकी शादी 1993 में हुई थी। ठीक है, इनकी फैमिली के बारे में मोटा मोटा समझ लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी पूरी कहानी। ठीक है, 1955 में विजय माल्या जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये इनके परिवार के इकलौते बेटे थे, इकलौते लड़के थे। ठीक है, और काफ़ी रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था और काफ़ी महंगे महंगे काफ़ी बड़े बड़े इनके शौक थे, और जैसे ये बड़े होते गए इनके शौक भी बड़े होते गए। ठीक है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक था, कई लग्जरी गाड़ियाँ थी इनके पास। ठीक है, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी और 200 से ज़्यादा ही इनके पास घोड़े थे, घोड़े पालने का भी इनको शौक था। और ये राजा महाराजों जैसी ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इनके सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा उड़ाते थे और अपने शौक पूरे करते थे, मतलब एक तरह से राजाओं जैसी ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, तो अब 13 अक्टूबर 1983 को, ठीक है, इनके पिताजी की विट्ठल माल्या जी की डेथ हो जाती है एक हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, 59 साल की उम्र में। ठीक है, उस टाइम विजय माल्या केवल 28 साल के थे और 28 साल की उम्र में इनके ऊपर बिजनेस संभालने की जिम्मेवारी आ गई। ठीक है, इनके रिश्तेदार ये सोचते थे कि अब ये लड़का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देख रखा था कि ये नशे पते करता, अपने शौक पूरे करता है, काफ़ी खर्चीला है, तो ये इस बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन विजय माल्या ने इसका उल्टा किया। ठीक है, इनका एक ग्रुप था, यूपी ग्रुप। ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवरी करके इसकी फुल फॉर्म थी। अब इन्होंने अपने यूपी ग्रुप का एक प्रोडक्ट था किंगफिशर, जो इन्होंने ही लॉन्च किया था अपने पिताजी की डेथ से पहले, उस पर ध्यान दिया। इन्होंने सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, और इन्होंने उसकी एक नई अलग तरह से, मतलब अलग तरह से उसका प्लान बनाया। ठीक है, इन्होंने इस तरह से लॉन्च किया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के यूथ को टारगेट किया। ठीक है, इंडिया के यूथ को टारगेट किया, बेंगलोर में पब खोल दिए। अब उन पबों में इन्होंने अपने किंगफिशर ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वहाँ पे लड़के आते थे, सारी रात वहाँ पर बैठे रहते थे, वहाँ पे नशा करते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ये किंगफिशर को इंट्रोड्यूस करवाया, काफ़ी सस्ते में इन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया। ठीक है, अब इंडिया में पब कल्चर नया था और किंगफिशर भी नई थी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से एक किंगफिशर ब्रांड लॉन्च हुआ। ठीक है, और ये नए 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 पब ओपन होने लग गए, उसका सीधा प्रॉफिट विजय माल्या जी को ही जा रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे करके यूनाइटेड ब्रेवरी इंडिया का लार्जेस्ट लिकर मैन्युफैक्चरर बन गया। ठीक है, अब किंगफिशर काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा था। ठीक है, पब कल्चर ज़्यादा बढ़ रहा था और ज़्यादा क्राइम हो रहे थे। अब आपको ही पता होगा कि अगर ज़्यादा नशा होगा, जिस जगह पर ज़्यादा नशा होगा वहाँ पर ज़्यादा क्राइम भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ही पब कल्चर ज़्यादा बढ़ने लग गया, क्राइम रेट भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के कई हिस्सों में शराब को बैन कर दिया। इससे क्या हुआ कि विजय माल्या की सेल कम होने लग गई। ठीक है, किंगफिशर ब्रांड की सेल कम होने लगी और विजय माल्या को इसका सीधा लॉस होने लग गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके इंडिया में गवर्नमेंट ने नशे की एडवर्टाइजमेंट भी बैन कर दी, जो टीवी में और न्यूज़पेपर में आती थी ना, शराब की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी बैन कर दी। अब विजय माल्या ने एक नया तरीका निकाला इसको बेचने का, इसको प्रमोट करने का, इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे प्रोडक्ट की आड़ में उस प्रोडक्ट को बेचना जो बैन हो चुका है। ठीक है, जैसे इन्होंने लॉन्च किया है किंगफिशर मिनरल वाटर। ठीक है, और किंगफिशर सोडा वाटर। ठीक है, अब इन्होंने इसकी कई ऐड बनाई और वो ऐड धीरे धीरे वायरल होती गई। ठीक है, ये हर छोटे बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करने लग गई। ठीक है, अब ये ऐड तो पानी की कर रहे थे, लेकिन इस ऐड का बेनिफिट सीधा सीधा इनकी लिकर इंडस्ट्री को हो रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे किंगफिशर एक नेशनल ब्रांड बन गया। ठीक है, 2003 में इन्होंने एक किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया। ठीक है, और विजय माल्या का उस टाइम पे काफ़ी नाम बन गया था, और ये कैलेंडर भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए ही लॉन्च किया था। और विजय माल्या इस कैलेंडर में मॉडल्स खुद लेके आता था, और इस कैलेंडर के माध्यम से
कई सेलिब्रिटी लॉन्च हुए, जैसे दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ठीक है। इनकी फिल्म आने से पहले सबसे पहले इन्होंने इस कैलेंडर में काम किया। जो इस कैलेंडर पर आता था वो रातों रात स्टार बन जाता था। जैसे फिलहाल बिग बॉस है ना, बिग बॉस जो जीत जाता है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है। तो उसी टाइम ये बिग बॉस का रोल ही ये कैलेंडर करता था, और ये कैलेंडर 2003 से लेकर 2020 तक चला, ठीक है। विजय माल्या काफ़ी पैसा कमा रहा था, काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक है, एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था। लेकिन लोग इसे आज भी मतलब एक तरह से ये जानते थे कि ये दारू का व्यापार करता है, ठीक है। इसे किंग ऑफ वाइन कहते थे, और ये चीज़ विजय माल्या को अच्छी नहीं लगती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी इज्जत को सुधारने के लिए इन्होंने 2004 में 12 एयरबस फ्लाइट A320 खरीदे, ठीक है। और ये डील इन्होंने लगभग 240 से लेकर $250 मिलियन में फाइनल की, ठीक है। और अब 7 मई 1987 को सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे आता है, और इस दिन इन्होंने किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च कर दी, और उस दिन काफ़ी बड़ा इवेंट रखा। उस दिन काफ़ी हाई प्रोफाइल्स गेस्ट बुलाए गए और काफ़ी बड़ी पार्टी रखी गई, ठीक है। और इस एयरलाइंस में इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। खाने का मेन्यू फ्लाइट अटेंडेंट विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता था। ये इस तरह के फ्लाइट अटेंडेंट्स लेके आता था, मतलब कई सेलिब्रिटी को एज ए फ्लाइट अटेंडेंट रखा हुआ था इन्होंने, और लोग उन सेलिब्रिटी को देखने के लिए टिकट लेते थे, ठीक है। और पूरी तरह से लग्जरी एयरलाइंस बना रखी थी। इसमें ना तो ए क्लास थी ना इकोनॉमी क्लास थी। इन्होंने खुद की ब्रांड के नाम से क्लास बना रखी थी, जिसका नाम था किंगफिशर क्लास। और इसमें इतना स्वादिष्ट खाना मिलता था और अच्छी खासी फैसिलिटी दे रहा था। दूसरी फ्लाइट से सस्ती टिकट्स थी इसकी, जो इस एयरलाइंस में दूसरी फ्लाइट से सस्ती टिकट्स थी, ठीक है। और फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा था। दिन क्या हुआ कि एयरबस कंपनी का टूर पर गए हुए थे, ठीक है। एक सेल्स मैनेजर आया, उसने अपनी कंपनी का टूर करवाया। वहाँ पे इन्होंने कुछ मतलब अच्छे खासे फ्लाइट्स देखी। बिना सोचे समझे इन्होंने $1 बिलियन के नए जहाज खरीद लिए, और यही इनके कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। नई फ्लाइट में, अब नई फ्लाइट खरीदी है तो उसका खर्चा ही बढ़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी, ठीक है। नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका खर्चा ज़्यादा होने लग गया। अब जो ट्रैवलर हैं वो बजट ट्रैवलर करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं है। अब पैसेंजर दूसरी एयरलाइंस में ट्रैवल करने लग गए, और आने वाले 18 से 20 महीनों में इनका 350 करोड़ का लॉस हो चुका था, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही चल रहे थे, इनको कोई मतलब नहीं था लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। पता नहीं पैसा कहाँ से ला रहे थे, पैसा कहाँ से ला रहे थे ये आगे पता चल जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही चला रहे भाई, खर्चा ऐसे ही चल रहा है इनका। किंगफिशर एयरलाइंस फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट थी, मतलब ये इंडिया में अपनी सर्विस दे रही थी। लेकिन विजय माल्या चाहते थे कि ये इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च हो, ठीक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस लॉन्च करनी है ना, तो उसके लिए डोमेस्टिक एयरलाइन, आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो इनके पास था नहीं, ठीक है। लेकिन विजय माल्या ने जल्दबाजी के चक्कर में एक काफ़ी प्रॉफिट में चल रही थी एयर डेक्कन एयरलाइंस, उसको खरीद लिया। काफ़ी महंगी खरीदी और लोन के पैसे से खरीदी। अब विजय माल्या ने इंटरनेशनल एयरलाइंस तो लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये और भी ज़्यादा कर्जदार हो गया था, और इसकी रही खई खसर 2008 की रिसेशन ने निकाल दी। 2008 में विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, ठीक है। तेल के प्राइस महंगे हो गए थे, ठीक है। लोगों ने फालतू का ट्रैवल करना बंद कर दिया। लेकिन विजय माल्या नहीं माना भाई, किंगफिशर ऐसे ही चलती रही, ठीक है। विजय माल्या को किसी से कोई मतलब नहीं था, उसको पैसे उड़ाने थे, ठीक है। ना तो खर्चे कम किए, ठीक है, ना सर्विस कम की, ऐसे ही लॉस में चलती रही, ठीक है। अब 12 सितंबर 2011 को कनेडियन रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक है। उसमें इन्होंने बताया कि जो दूसरी फ्लाइट्स हैं वे अपने खर्चे कंट्रोल कर रही हैं, अपनी टिकट्स महंगी कर रही हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज कम कर रही हैं। वहीं किंगफिशर एयरलाइंस ना तो अपने खर्चे कम कर रही है, ना अपनी सर्विस कम कर रही है, बल्कि उनकी तो फ्लाइट आधी चल रही हैं, मतलब आधी सीट्स खाली रहती है उनकी, लेकिन फिर भी खर्चे कम नहीं कर रही है, ठीक है। इनकी सेल्स से ज़्यादा, जितनी इनकी सेल्स है ना उससे ज़्यादा इनके खर्चे हो रही है। तो इस रिपोर्ट में बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इनका जो सारा खर्चा है ना वो लोन से चल रहा है, ठीक है। अब ये पता करना था कि ये लोन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर 2009 में विजय माल्या ने 900 करोड़ का लोन लिया IDBI बैंक से। एक बार तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन विजय माल्या ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट्स के भी आप पे
आईडीबीआई बैंक ने 900 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर, विजय माल्या के नाम पर और किंगफिशर के ब्रांड के नाम पर। ठीक है, और ऐसे ही विजय माल्या लोन लेता रहा और खर्चा करता रहा। ठीक है, अब इनका एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2009 से साल 2010 के बीच इनका एस्टिमेट खर्च 7 अरब डॉलर था और ये सारा पैसा लोन से लिया गया था। ठीक है, कई रिपोर्ट्स ने बताया कि किंगफिशर दिवालिया होने वाला है। तो ये इस रिपोर्ट के बाद जब ये सुने कि किंगफिशर दिवालिया होने वाला है तो कंपनियों ने उसे फ्यूल देना बंद कर दिया। जो कैटरिंग सर्विस थी उन्होंने खाना देना बंद कर दिया। ठीक है, अब खाने की शॉर्टेज होने लगी तो पैसेंजर्स कंप्लेंट करने लग गई, नेगेटिव फीडबैक देने लगे और नेगेटिव फीडबैक से भी इनका लॉस और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और तो और 6 महीनों तक इन्होंने अपने स्टाफ की सैलरी तक नहीं दी थी। ठीक है, इनकी सेल कम हो रही थी और खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन माल्या को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने शौक ऐसे ही पूरे कर रहे थे। वो ऐसे अपनी फॉर्मूला 1 की टीम खरीद रहे थे, आईपीएल की टीम खरीद रहे थे, पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और इस चीज़ में भी वो लोन का पैसा ही लगा रहे थे। ठीक है, लोन के पैसों से ये चीज़ तो कर रहे थे, वे अपने शौक तो पूरे कर रहे थे, लेकिन स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे थे। जब ये चीज़ न्यूज़ में आने लग गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए क्योंकि ये टैक्स नहीं दे रहा था। ठीक है, और तो ये बाद में पता चला कि जो भी ये लोन लेता था ना, जैसे आईडीबीआई बैंक से लोन लिया था 900 करोड़ रुपए का, वो सब फेक डॉक्यूमेंट पर लोन लिया था, ये दिखाकर कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, अब किंगफिशर धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। ठीक है, लेकिन विजय माल्या को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क पड़ रहा था तो उसके स्टाफ को पड़ रहा था। ठीक है, स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहा था और स्टाफ को गुस्सा तब उठा जब इन्होंने गोवा में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उस पार्टी में इन्होंने अपना पैसा पानी की तरह बहाया। एक सिंगर हायर कर रखा था इन्होंने जिसकी फीस थी $1.5 मिलियन। ठीक है, अगर जितना पैसा इन्होंने अपनी पार्टी में लगाया था ना, उसका 20% भी ये बचाते तो अपनी स्टाफ की सैलरी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, बाद में पता चला कि इन्होंने 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। साल 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया। जब गवर्नमेंट ने इस पर कार्रवाई शुरू की तो 2016 में ये यूके भाग गया। ठीक है, दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने बोल दिया कि भाई विजय माल्या को इंडिया वापस भेजो। ठीक है, लेकिन विजय माल्या ने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील डाल दी और केस ऐसे ही लंबा खिंचता चला गया। ठीक है, ईडी ने भी उसके कई एसेट सीज कर दिए ताकि बैंकों की रिकवरी हो सके। ठीक है, लेकिन फिलहाल इंडिया उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।